हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। और आप लोगों के पेपर इस समय अच्छे चल रहे होंगे। केमिस्ट्री पेपर आ रहा है, इसके लिए हम लेके आए हैं रिवीजन के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपको दिलवा सकते हैं अच्छे अंक। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं जब दो यौगिक दो साल्ट आपस में मिलकर एक जटिल साल्ट का निर्माण करते हैं तो दो प्रकार के साल्ट बनते हैं, जिसमें एक को कहते हैं डबल साल्ट और दूसरा होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स साल्ट। ठीक है, कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो आज हम कॉम्प्लेक्स साल्ट का अध्ययन करेंगे। डबल साल्ट दो साल्टों से मिलकर बनता है, बट उसका स्थायित्व जो है वो केवल ठोस अवस्था में होता है। जब उसको हम जल में घोलते हैं तो अपने अवयवी आयनों में टूट जाता है और अपने अस्तित्व को नष्ट कर देता है। दूसरा है कोऑर्डिनेट या कॉम्प्लेक्स साल्ट। कोऑर्डिनेट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में आप देखेंगे कि ये ठोस अवस्था और द्रव अवस्था दोनों में स्थायी होता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखता है। और जब इसे हम जल में घोलते हैं तो ये अल्प आयनित होकर संकर आयन देता है, जटिल आयन देता है, और एक सह आयन जो उसके साथ लगे होते हैं जिसे काउंटर आयन कहते हैं, वो आयनित होकर अलग हो जाता है। ठीक है, अर्थात इसके जलीय विलयन में इसके आयनों का जो रासायनिक गुण होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, वो उसके अवयवी आयनों से भिन्न होंगे। ठीक है, तो हम एक यौगिक लेते हैं, जैसे है आपका CuNH3 SO4। ठीक, ये है आपका कॉम्प्लेक्स साल्ट, इसको आप कह सकते हैं, संकुल यौगिक कह सकते हैं, या इसी को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये यहाँ से आयनित हो जाता है +2 और -2 में। ब्रैकेट के अंदर जो भाग होता है उसे हम जो आयन होते हैं उसे जटिल आयन या संकुल आयन कहते हैं, और इसके साथ जो दूसरा आयन जुड़ा होता है उसे हम काउंटर आयन या सह आयन कहते हैं। ठीक है, इसको आप इस प्रकार से दिखा सकते हैं। सेंटर में कॉपर धातु परमाणु होगा और उसके चारों तरफ अमोनिया लगी होती है। ठीक है, तो ये NH3 और ये है NH3, ये ब्रैकेट के अंदर होगा, ये +2 है और इसके साथ -2 सल्फेट आयन लगा होता है। जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, जो जटिल होते हैं, उनको हम संकुल आयन या जटिल आयन कहते हैं, और उसके साथ जो आयन लगा होता है उसे सह आयन कहते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखेंगे इस क्षेत्र को जो ब्रैकेट के अंदर है उस क्षेत्र को हम उपसंयोजी क्षेत्र या मंडल कहते हैं। उपसंयोजी क्षेत्र या मंडल कहते हैं। ठीक है, अब उपसंयोजी क्षेत्र के सेंटर में आप देखेंगे, सेंटर में कॉपर धातु परमाणु लगा हुआ है। इस सेंटर परमाणु को हम सेंटर एटम कहते हैं। ठीक है, जो मध्य में होता है धातु परमाणु होगा उसे हम सेंटर एटम कहते हैं। और ये केंद्रीय धातु परमाणु, हिंदी में इसे हम केंद्रीय धातु परमाणु भी कहते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु उपसंयोजी क्षेत्र के केंद्र में स्थित वह धातु परमाणु होता है जो इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही का काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होता है, अर्थात ये लुईस अम्ल की भांति कार्य करता है। इसी को हम सेंटर एटम या केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ठीक है, और इसके चारों तरफ आप देखेंगे अमोनिया
लगा हुआ है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है। ठीक है, ये केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, अमोनिया को, ये कहलाता है लिगैंड। लिगैंड, ठीक। अब लिगैंड की परिभाषा अगर आपको करनी हो, लिगैंड किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि वह परमाणु, आयन अथवा उदासीन अणु। ठीक है, परमाणु, आयन अथवा उदासीन अणु जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उससे उपसंयोजी बंध का निर्माण करता है, निर्मित करता है या उपसंयोजी बंध से जुड़ता है, उस परमाणु अथवा परमाणु समूह को या उदासीन अणु को हम लिगैंड कहते हैं। ठीक है, लिगैंड पूछा जा सकता है, लिगैंड की परिभाषा टिप्पणी में पूछी जा सकती है, लिगैंड क्या है, तो आप बताओगे क्या, वह परमाणु, अणु अथवा आयन, आयन भी हो सकता है, आयन ये है, ये भी लिगैंड की भांति काम करता है। ठीक, तो लिगैंड हम किसे कहते हैं, परमाणु, आयन अथवा उदासीन अणु जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करता है और केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देकर उपसंयोजी बंध द्वारा जुड़ते हैं, उन्हें हम लिगैंड कहते हैं। ठीक है, अब लिगैंड की परिभाषा अगर आप देखेंगे, लिगैंड आवेश के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव लिगैंड, नेगेटिव लिगैंड, और न्यूट्रल लिगैंड। ठीक है, न्यूट्रल लिगैंड में आपके आ जाएंगे, जैसे अमोनिया है, इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं NH3, H2O, एथिलीन डाइएमीन, इसे हम शार्ट में EN से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, और फास्फीन PS3। ठीक है, ये सब उदासीन लिगैंड होते हैं। ऐसे परमाणु अथवा परमाणु समूह जिसमें इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है या एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, वो उदासीन लिगैंड की भांति कार्य करते हैं। नेगेटिव लिगैंड में बहुत से लिगैंड हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं हैलोजन, X माइनस में आपका Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस सब आ जाएंगे। ठीक है, NO2 माइनस, Cn माइनस, सल्फेट -2, ऑक्जिलेज C2O4 -2 आदि। ठीक, से और पॉजिटिव लिगैंड, धनावेशी लिगैंड आप देखेंगे, धनावेशी लिगैंड जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम पाए जाते हैं। इसमें आप ले सकते हैं नाइट्रोशियम आयन और हाइड्रोजीनियम आयन, NH2 NH3+, इसे हम हाइड्रोजीनियम आयन कहते हैं। ठीक है, तो ये आवेश के आधार पर लिगैंड को डिवाइड किया गया है, 3 प्रकार के होते हैं। और संयोजकता के आधार पर, संयोजकता किसे कहते हैं, संयोजकता कहते हैं कोई लिगैंड जितने इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देता है या जितने उपसंयोजी बंध का निर्माण करता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है और उसी को हम दंत कहते हैं। ठीक है, तो दंत के आधार पर लिगैंड 6 प्रकार के होते हैं, मोनोडेंटेट लिगैंड, बाइडेंटेट लिगैंड, ट्राइडेंटेट, टेट्राडेंटेट, पेंटाडेंटेट, हेक्साडेंटेट
तो 6 प्रकार के होंगे। तो ये रहे लिगैंड। अब लिगैंड में 2 लिगैंड आपको और मिलेंगे, प्रायः टिप्पणी में पूछा जाता है, जैसे उभयदंती लिगैंड, उभयदंती लिगैंड। उभयदंती लिगैंड, अगर उभयदंती लिगैंड की बात की जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे उभयदंती लिगैंड वे लिगैंड कहलाते हैं जिसमें उपस्थित 2 परमाणु या 2 से अधिक परमाणु इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य कर सकता है। इलेक्ट्रॉन युग्म देकर केंद्रीय धातु परमाणु से उपसंयोजी बंध का निर्माण करता है, लेकिन दोनों एक साथ 2 उपसंयोजी बंध का निर्माण नहीं करते हैं। एक ही इलेक्ट्रॉन युग्म देगा, ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक दोनों दे सकता है। जैसे Cn है, ठीक है, तो Cn में आप देखेंगे इधर नाइट्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म इसके पास उपस्थित है, माइनस आवेश है इसके पास। तो ये कार्बन भी इसको लोन पेयर के रूप में जुड़ सकता है और नाइट्रोजन भी Cn के रूप में भी ये पाया जाता है। इस प्रकार से भी ये जुड़ सकता है, इसे हम साइनाइड कहते हैं। और ये Nc के रूप में भी जुड़ सकता है, ठीक है, इसको साइनाइड और इसको आइसोसाइनाइड। तो ये हमारा साइनाइड के रूप में या आइसोसाइनाइड के रूप में जुड़ सकता है, इसको उभयदंती लिगैंड कहते हैं, ठीक है। इस लिगैंड में आप देखेंगे कार्बन है, नाइट्रोजन है, तो कार्बन भी केंद्रीय धातु परमाणु को एक इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकता है और नाइट्रोजन भी दे सकता है, ठीक है। इसी प्रकार CNO है और NCO है, ये भी उभयदंती लिगैंड कहलाते हैं, ठीक है। और एक है यहीं पर ब्रिज लिगैंड या सेतु लिगैंड कहलाता है। ब्रिज लिगैंड या सेतु लिगैंड के नाम से भी जाना जाता है। इसे सेतु लिगैंड के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसे इंग्लिश में ब्रिज लिगैंड भी कहेंगे। सेतु लिगैंड कहते हैं जब 2 केंद्रीय धातु परमाणु को कोई परमाणु अथवा परमाणु समूह जोड़ता है तो उस लिगैंड को हम सेतु लिगैंड कहते हैं, ठीक है। जैसे ये है आपका कोबाल्ट OH, कोबाल्ट NH2 ये जुड़ा है, इधर NH3 और इधर आपका Cl4। इसमें आप देखेंगे 2 केंद्रीय धातु परमाणु हैं, कोबाल्ट एक यहाँ है, एक कोबाल्ट यहाँ है, ठीक है। इधर 4 अमोनियम लिगैंड के रूप में जुड़े हैं और यहाँ 4 क्लोराइड आयन है जो इसके साथ जुड़ा है लिगैंड के रूप में। और ये 2 लिगैंड हैं जो एक दूसरे को बांधते हैं, ठीक है। तो सेतु कहते हैं जैसे कोई नदी है और नदी के 2 किनारों को जो जोड़ता है उसको हम सेतु कहते हैं, पुल या सेतु। तो उसी प्रकार जब 2 केंद्रीय धातु परमाणु को कोई लिगैंड एक दूसरे से बांधता है, जोड़ता है, तो उसे हम सेतु लिगैंड कहते हैं। तो ये हमारा है ब्रिज एलिमेंट, ब्रिज लिगैंड, ठीक। तो ये तो रहा लिगैंडों की बात। तो आगे हम चर्चा करते हैं कीलेट संकुल या
कीलेट्स कॉम्प्लेक्स। कीलेट संकुल कहते हैं जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु से द्विसंयोजी लिगैंड या त्रिसंयोजी लिगैंड अथवा बहुसंयोजी लिगैंड या आप संयोजी के स्थान पर दंती कह सकते हैं, द्विदंती लिगैंड, त्रिदंती लिगैंड अथवा बहुदंती लिगैंड जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ते हैं तो वहाँ रिंग फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जिस संकुल आयन में रिंग फॉर्मेशन होता है उसे हम कीलेट संकुल कहते हैं। जैसे आप यहाँ देखेंगे कॉपर है और ये एथिलीन डाईएमीन से जुड़ा है और इधर NH2 CH2 CH2 NH2 ये है +2n। ये संकुल आयन, इसे हम कीलेट संकुल कहते हैं। वह संकुल आयन संकुल कहते हैं जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं, उसे संकुल आयन कहते हैं। ठीक है, तो वे संकुल आयन जिसमें रिंग फॉर्मेशन होता है, रिंग उपस्थित हो, रिंग का निर्माण होता है, उसे हम कीलेट संकुल कहते हैं। और रिंग कब बनेगा? जब कोई द्विदंती लिगैंड अथवा त्रिदंती लिगैंड, बहुदंती लिगैंड जब किसी केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े होते हैं तो वहाँ पर रिंग फॉर्मेशन होता है और ऐसे संकुल आयन को हम कीलेट संकुल आयन कहते हैं। ठीक है, कीलेट संकुल आयन का प्रभाव, इसका प्रभाव क्या पड़ता है, इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं? तो कीलेट संकुल जो होते हैं वो सामान्य संकुल आयनों की अपेक्षा अधिक स्थायी होते हैं और किसी संकुल आयन में रिंगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उस संकुल आयन का स्थायित्व बढ़ जाता है। ठीक है, अब जैसे अगर हम यहाँ 2 अमोनिया लगा दें तो रिंगों की संख्या क्या होगी? 1 होगी। यहाँ पर NH3 जोड़ देंगे तो वो जो आपका डाईएमीन, एथिलीन डाईएमीन कॉपर सेकेंड आयन होगा उसकी अपेक्षा इसका स्थायित्व अधिक होगा। ठीक है, तो जो कीलेट संकुल होते हैं वो सामान्य संकुल आयन की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। ठीक है, और संकुल आयन के बारे में इसका उपयोग क्या, और एक चीज़ आप देखेंगे जैसे जैसे रिंगों की संख्या बढ़ेगी, कीलेट संकुल में रिंगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ उसका स्थायित्व बढ़ता जाता है। और यदि किसी द्विदंती लिगैंड या बहुदंती लिगैंड में अगर द्विबंधित कार्बन परमाणु हो, जैसे यहाँ पर हम द्विबंध लगा दें ये, तो इसका स्थायित्व जो है और अधिक बढ़ जाता है। इसके पहले जो संकुल आयन था उसकी अपेक्षा इस संकुल आयन का स्थायित्व और अधिक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कीलेट संकुल में रिंगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ इसका स्थायित्व बढ़ता है। सामान्य संकुल आयन की तुलना में कीलेट संकुल आयन अधिक स्थायी होते हैं और यदि युग्मबंधित लिगैंड लगा हो और रिंग फॉर्मेशन करे, कीलेट संकुल का निर्माण करे तो उसका स्थायित्व सबसे अधिक होता है। ठीक है, इसका उपयोग आप देखेंगे कहाँ होता है? इसका उपयोग मुख्यतः जल के मृदुकरण में होता है और लैंथेनाइड तथा एक्टिनाइडों के पृथक्करण में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद समन्वय संख्या,
या इसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर या समन्वय संख्या। समन्वय संख्या की परिभाषा आप दे सकते हैं कि किसी लिगैंड द्वारा केंद्रीय धातु परमाणु पर बने कुल उपसहसंयोजी बंधों की संख्या उस केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या कहलाती है। ठीक है, तो समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर अगर पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? किसी उपसहसंयोजी यौगिक में उपसहसंयोजी क्षेत्र में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा निर्मित उपसहसंयोजी बंधों की संख्या अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। अब जैसे ये N जो है उपसहसंयोजी बंध का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म कॉपर को दे रहा है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन युग्म और एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पर। तो आप देखेंगे 4 इलेक्ट्रॉन युग्म ये कॉपर ग्रहण कर रहा है, ग्राही का कार्य कर रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर रहा है। ठीक है, तो आप इसको इसके सापेक्ष भी समन्वय संख्या को परिभाषित कर सकते हैं कि किसी उपसहसंयोजी क्षेत्र के केंद्र में स्थित केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, युग्म जोड़ा ये एक माना जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या या केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगैंड के मध्य बने कुल उपसहसंयोजी बंधों की संख्या उसकी समन्वय संख्या कहलाती है। तो इस यौगिक में अगर पूछा जाए केंद्रीय धातु परमाणु की समन्वय संख्या क्या है, तो आप क्या बताएंगे? 1 2 3 4 उपसहसंयोजी बन रहे हैं, अतः इसकी समन्वय संख्या 4 होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, जैसे K4FeCN6 में Fe की समन्वय संख्या क्या होगी? ठीक है, तो अब Fe की समन्वय संख्या, यहाँ तो आप उपसहसंयोजी बंध देख ले रहे हैं, आपके सामने है 4 उपसहसंयोजी बंध बन रहा है, इसकी संयोजकता 4 हो गई, इसकी समन्वय संख्या 4 हो गई। ठीक है, लेकिन यहाँ आप कैसे बताएंगे कि Fe की समन्वय संख्या क्या होगी? तो समन्वय संख्या के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर 6 साइनाइड लिगैंड हैं, CN लिगैंड कितने हैं? 6। और साइनाइड जो है एक इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय धातु परमाणु को देता है, अर्थात एक साइनाइड से एक उपसहसंयोजी बंध बनता है। ठीक है, तो साइनाइड क्या है? मोनोडेंटेट। अगर सभी लिगैंड मोनोडेंटेट हैं तो केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े एक दंती लिगैंडों की संख्या ही उसकी समन्वय संख्या होगी। ठीक है, 6 मोनोडेंटेट लिगैंड जुड़े हैं तो इसकी समन्वय संख्या 6 होगी। इसको आप इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, Fe है। ठीक है, एक साइनाइड यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ, ठीक। तो यहाँ पर आप देखेंगे 6 साइनाइड हैं और 6 साइनाइड से 6 उपसहसंयोजी बंध बनते हैं। ठीक है, अतः इसकी समन्वय संख्या Fe की 6 होगी। ठीक है, अगर इसमें कहा जाए कि आप Fe की समन्वय संख्या बताइए, तो आप इसकी समन्वय संख्या कैसे निकालेंगे? यहाँ पर 4 साइनाइड है, साइनाइड मोनोडेंटेट लिगैंड है, तो 4 उपसहसंयोजी बंध साइनाइड के द्वारा बनेंगे
और ये है एथिलीन डाइएमीन, ये लिगैंड है एथिलीन डाइएमीन। तो एथिलीन डाइएमीन जो है वो बाइडेंटेड लिगैंड है, द्विदंती लिगैंड है, तो इसके द्वारा 2 उपसहसंयोजी बंध बनेंगे। तो यहाँ कुल उपसहसंयोजी बंधों की संख्या क्या हो जाएगी, 4, 2, 6। तो यहाँ Fe की समन्वय संख्या क्या होगी, 6 होगी। बेटा अब हम चर्चा करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की, ठीक है। टिप्पणी में ये भी पूछा जा सकता है ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, इसको कैसे परिभाषित करेंगे। तो ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं किसी जटिल यौगिक या आयन में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित कुल वास्तविक आवेश को हम उस परमाणु की, उस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं, ठीक है। किसी उपसहसंयोजी यौगिक में या किसी संकुल यौगिक में, संकुल यौगिक के आयन में, जैसे ये आपका CuNH3 है, तो ये सेंट्रल एटम है कॉपर। अब कॉपर पर उपस्थित वास्तविक आवेश, जो वास्तविक आवेश इस पर केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित होता है, वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है, ठीक है। अब ऑक्सीकरण संख्या हम निकालते कैसे हैं, निकालने के लिए आप जिस परमाणु की, जिस केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। और यहाँ लिगैंड है, लिगैंड पर उपस्थित आवेश, तो x प्लस लिगैंड कितना है 4 इंटू NH3 पर उपस्थित आवेश। NH3 आप सब जानते हैं NH3 उदासीन होता है, तो यह हो जाएगा 0। इसके बाद प्लस ये है सल्फेट, और सल्फेट पर आवेश होता है -2, एक सल्फेट आयन है, तो यहाँ हो जाएगा -2 इक्वल टू, अगर कोई यौगिक है तो यौगिक में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु लिगैंडों तथा सह आयनों की ऑक्सीकरण संख्याओं का योग किसके बराबर होता है, 0 के, 0 होता है, सबका योग 0 होगा, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, x -2 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू +2। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यहाँ पर कॉपर पर उपस्थित आवेश कितना है, +2 आवेश, तो ये इसकी ऑक्सीकरण संख्या होगी, ठीक है। इसी प्रकार आप और भी यौगिक ले सकते हैं, जैसे K4Fe(CN6) में केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, तो Fe की हो जाएगी x, ठीक है। और इधर पोटेशियम है, क्षार धातु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो यहाँ हो जाएगा 4 इंटू +1 प्लस x प्लस 6 इंटू साइनाइड, साइनाइड लिगैंड है, और साइनाइड लिगैंड जो है वो ऋणावेशित होता है, एक ऋणावेश होता है, तो इसका आवेश हम -1 रख देंगे और इक्वल टू 0, ठीक। तो ये हो जाएगा +4 + x -6 इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू +2, तो x बराबर हो जाएगा +2, तो यहाँ इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी
आयन दिया होता है, जैसे Fe(CN6-4), इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए ये हो जाएगा X + 6 इंटू -1 इक्वल टू। अब अगर कोई आयन है तो आयनों में उपस्थित केंद्रीय धातु परमाणु तथा लिगैंडों के ऑक्सीकरण संख्याओं का योग उस आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा -4, ठीक है, या X - 6 इक्वल टू -4, या X बराबर हो जाएगा, -6 को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +6 - 4 इक्वल टू +2। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 आएगी, ठीक है। एक उदाहरण हम और लेते हैं, जैसे ये है कोबाल्ट और NH3(6) Cl3, ये एक यौगिक है। अब इसमें हमें कोबाल्ट केंद्रीय धातु परमाणु है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो इसको हम X मान लेंगे +6 इंटू अमोनिया, क्या होगी ऑक्सीकरण संख्या 0, वेरी गुड, तो 0, ठीक, और +3 इंटू -1, ये क्लोराइड है, -1 होगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ होगा X - 3 इक्वल टू 0, या X बराबर +3। तो इस प्रकार आप किसी केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे। हाँ तो बेटा ऑक्सीकरण निकालना आप सीख लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कई रूपों में पूछा जा सकता है, जैसे कहा गया कि 4Fe(CN6) में Fe धातु की या रेखांकित धातु की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, या केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। तो आप इस प्रकार से निकाल लेंगे उसको, ठीक है। और इसकी आवश्यकता पड़ती है इसका IUPAC नाम लिखने में। जैसे कहा गया कि इसका IUPAC नाम बताइए, तो आप क्या करेंगे, जैसे टेट्राएमीन, कॉपर, फिर केंद्रीय धातु परमाणु लिखने के बाद हम उसके ऑक्सीकरण संख्या को रोमन गिनती में ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और फिर जो सा आयन लगा होता है बाद में उसका नाम लिख देते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट। तो बिना ऑक्सीकरण संख्या निकाले आप उसके IUPAC नाम भी नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। और इसकी आवश्यकता पड़ती है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए। बेटा अब हम अध्ययन करेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक, ठीक है। सिज्विक वैज्ञानिक ने संकर यौगिकों या उपसंयोजी यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए केंद्रीय धातु परमाणु के प्रभावी परमाणु क्रमांक का वर्णन किया। प्रभावी परमाणु क्रमांक कहते हैं किसी परमाणु द्वारा जटिल यौगिक या संकर यौगिक बनाने के पश्चात उस केंद्रीय धातु परमाणु के पास उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसकी प्रभावी परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसे हम EAN से प्रदर्शित करते हैं, शार्ट में इसे EAN से प्रदर्शित करते हैं। E से इफेक्टिव, A से एटॉमिक और N से नंबर, ठीक है। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर की परिभाषा पूछी जा सकती है। इसे निकालने के लिए आप इस फार्मूला का प्रयोग कर सकते हैं। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर या प्रभावी परमाणु क्रमांक बराबर होगा केंद्रीय धातु परमाणु
का परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस केंद्रीय धातु परमाणु द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या या धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, या शार्ट में इसे आप इस प्रकार से लिख सकते हैं EAN बराबर केंद्रीय धातु परमाणु का परमाणु क्रमांक को हम Z से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, Z प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये इलेक्ट्रॉन जो केंद्रीय धातु परमाणु ग्रहण करता है वो किससे प्राप्त होते हैं? लिगैंडों से। जब लिगैंड एक इलेक्ट्रॉन युग्म देता है तो सहसंयोजी बंध का निर्माण होता है, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु की जितनी समन्वय संख्या होगी उसका 2 गुना इलेक्ट्रॉन वो ग्रहण करता है। तो आप लिख सकते हैं 2 गुणे समन्वय संख्या। ठीक, या इसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर कह सकते हैं, और माइनस धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी धातु परमाणु की प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे आप, जैसे CuNH3 + 2। अब इसमें हम कापर का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात करते हैं। तो ये हो जाएगा EAN बराबर Z प्लस 2 इंटू समन्वय संख्या और माइनस ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक, Z कापर का परमाणु क्रमांक आप सब जानते हैं, कापर का परमाणु क्रमांक होता है 29 प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या कितनी होगी? अमोनिया है, मोनोडेंटेड लिगैंड है, एक दंती लिगैंड है, एक अमोनिया के द्वारा एक उपसहसंयोजी बंध का निर्माण होता है। तो 4 अमोनिया अणु हैं, तो यहाँ इसकी समन्वय संख्या 4 हो जाएगी। 4 माइनस इसकी ऑक्सीकरण संख्या, कापर धातु की ऑक्सीकरण संख्या। तो ऑक्सीकरण संख्या में आप देखेंगे या कापर द्वारा त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसमें इसका ऑक्सीकरण संख्या जब आप निकालेंगे तो आएगा +2। अमोनिया का 0 होता है, तो X + 0 = +2 या X = +2 आपको बताया जा चुका है ऑक्सीकरण संख्या हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2। ठीक है, तो ये हो गया 29 + 8 - 2 बराबर 35। तो कापर का प्रभावी परमाणु क्रमांक कितना होगा? 35। ठीक है, इसी प्रकार हम निकालते हैं
CO H2O होल 6 Cl3 में कोबाल्ट का EAN इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक क्या होगा 27 और प्लस 2 गुणे समन्वय संख्या H2O मोनोडेंटेड लिगैंड है, मोनोडेंटेड लिगैंडों की संख्या 6 है, तो इसका समन्वय संख्या हो जाएगा 6, तो 2 गुणे 6 माइनस इसकी ऑक्सीकरण संख्या। ठीक है, तो इसमें कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको x मान लेंगे, x प्लस 6 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -1 इक्वल टू सॉल्व करेंगे आ जाएगा +3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा +3, ये बराबर हो गया 27 प्लस 12 माइनस 3। ठीक, ये बराबर हो जाएगा 12 में से 3 निकाल देंगे आप 9, 27 में 9 जोड़ देंगे 36। तो इस प्रकार से आप देखेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, जिस केंद्रीय धातु परमाणु की इफेक्टिव एटॉमिक नंबर अक्रिय गैसों में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के बराबर होगा वो उतने ही अधिक स्थायी होंगे। जिसमें प्रभावी परमाणु क्रमांक अक्रिय गैसों के परमाणु क्रमांक के बराबर होगा वो यौगिक उतना ही अधिक स्थायी होगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप किसी जटिल यौगिक में, किसी उपसंयोजी यौगिक में उपस्थित धातु परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक ज्ञात कर सकते हैं।